आज का पहला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि पहला कथन है कि देश में भर के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। दूसरा है महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। और तीसरा है आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है वो सही है? तो इसका जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन केवल दो। ठीक है, बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है कि इसके दो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही, मतलब बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्योंकि दिसंबर 1931 के सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही भंग हो गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। अब्दुल गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यवसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। जब तक उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया और सरकार लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे चारों तरफ असंतोष फैला। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, और कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने के प्रति अनुच्छिक थी। कांग्रेस को लगता था कि अगर श्रमिकों की या मजदूरों की मांगों को बात की जाएगी तो उद्योगपति दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन जो है वो इसलिए सही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि महिलाओं ने इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना दिया। तो दूसरा कथन जो है वो सही है। तीसरा कथन जो है इसलिए सही है क्योंकि महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। ठीक है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह काफी ज्यादा थी, क्योंकि 1930 के बाद जो अनुसूचित जाति के लोग थे वो खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादियों के आगे डरी हुई थी। जब वे खुद को संगठित करने लगे तो कांग्रेस ने भी उनकी बातों को सुना। इसलिए तीसरा कथन भी जो है वो सही है, क्योंकि महाराष्ट्र और सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी जो थी वो काफी सीमित थी। अगला प्रश्न है कि 1945-46 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग ने लगभग 95% मुस्लिम सीटें जीती और सीमित मताधिकार के कारण केवल 10% आबादी ही मतदान करने का पात्र थी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। अगस्त 1945 में लॉर्ड वेवेल ने यह घोषणा की कि प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच आयोजित किए जाएंगे
और उन्होंने घोषणा भी की कि इन चुनावों के बाद एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा और एक संविधान निर्मात्री निकाय की बैठक बुलाई जाएगी। इस चुनाव में कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दो प्रमुख दलों के रूप में उभरे और दोनों ने व्यापक स्तर पर प्रचार किया। कांग्रेस ने 1942 और आजाद हिंद फौज पर हुए अत्याचारों 1942 और आजाद हिंद फौज के बंदियों पर चल रहे अत्याचारों को चुनावी मुद्दा बनाया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्य रूप से घोषणा की थी कि उनका आंदोलन दो प्रमुख मुद्दों पर आधारित होगा: पाकिस्तान की अलग मांग और मुसलमानों के एकमात्र मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के रूप में लीग का नेतृत्व, यानी कि एक अलग पाकिस्तान, ठीक है, और मुस्लिमों के एकमात्र मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के रूप में लीग का नेतृत्व। जब चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस ने निर्वाचन क्षेत्र में भारी जीत हासिल की, इसलिए उन्होंने 102 स्थानों में से कांग्रेस ने 57 सीटें जीती। मतलब कि 1936 में हुए थे उसके मुकाबले 34 में जो 36% सीटें ज्यादा प्राप्त की और 91.3% गैर मुस्लिम वोट प्राप्त किए। कांग्रेस ने बंगाल, सिंध, पंजाब को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। हिंदू महासभा को करारी हार का सामना करना पड़ा। कम्युनिस्टों ने भी खराब प्रदर्शन किया, ठीक है, और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की सफलता समान रूप से प्रभावशाली थी। उन्होंने केंद्र के सभी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में 86.6% मुस्लिम वोट प्राप्त किए और प्रांतों में 509 मुस्लिम सीटों में से 442 सीटें जो हैं इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन जो है, ठीक है, वो गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग भारत में मुसलमानों की पार्टी के रूप में उभरी और चुनाव के परिणामों ने मुस्लिम लीग के दावे को सही साबित कर दिया कि मुसलमानों की एकमात्र वैध पार्टी है। सीमित अधिकार के अंतर्गत 1% से भी कम आबादी भारत में मतदान कर सकती थी, मतलब कि 10% जो है ये गलत है। इसके तहत केवल 18,000 से कम अभिजात वर्ग के लोग ही परिषद के सदस्यों का चयन कर सकते थे। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एंडरसन परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वांटम कंप्यूटिंग से, पर्यावरण प्रदूषण से, डोप्ड कंडक्टिंग पदार्थों में इलेक्ट्रॉन व्यवहार, या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण से? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, डोप्ड कंडक्टिंग पदार्थ से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देसाई-लियाकत समझौता की विफलता का मुख्य कारण था? देसाई-लियाकत समझौता का असफलता का प्रमुख कारण था। पहला है प्रमुख नेताओं की ओर से औपचारिक समर्थन का अभाव, और दूसरा है अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान न होना, और तीसरा जो है वो है ब्रिटिश संसद की ओर से कड़ा विरोध, और चौथा ऑप्शन है कि दो राष्ट्र सिद्धांतों के साथ समझौते का संरेखण। तो कौन सा जो है देसाई-लियाकत समझौते का असफलता का एक प्रमुख कारण था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रमुख नेताओं की ओर से औपचारिक समर्थन का अभाव। देसाई-लियाकत समझौते पर 1945 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह समझौता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच खाई पाटने के लिए उल्लेखनीय प्रयास था। इस समझौते का उद्देश्य जो था वो सांप्रदायिक तनाव को दूर करना था और हिंदू मुसलमानों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करनी थी।
देसाई लियाकत समझौते का मुख्य कारण जो था कि पिछली वार्ताओं का विफल हो जाना, चाहे वो वेवल योजना थी हो या शिमला सम्मेलन हो, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि भारतीय संविधान के संबंध में भारतीय नेताओं के बीच सहमति का अभाव है। दूसरा मुख्य कारण जो था वो सांप्रदायिक तनाव था कि हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक रूप में तनावपूर्ण माहौल बन गया था और साथ में ही राजनीतिक विभाजन के कारण एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता थी जिससे सांप्रदायिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। तीसरा जो मुख्य कारण था, एक अंतरिम सरकार की आकांक्षा। भारतीय नेताओं की प्रबल इच्छा थी कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, जो भारत को आजादी की ओर ले जा सके। इसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई। चौथा जो था मुख्य कारण वो था अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में चल रहा था और बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य के कारण भारतीय नेताओं के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी एकजुटता को वो प्रदर्शित करें। देसाई का समझौता में कई प्रावधान थे, जैसा कि अंतरिम सरकार का गठन, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है, और इसकी मुख्य जो विफलता थी वो थी कि प्रमुख नेताओं की ओर से औपचारिक समर्थन का अभाव, मतलब किसी भी बड़े नेता ने इसका समर्थन नहीं किया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन ने प्रत्येक स्तर पर हर रूप में आयोग के बहिष्कार करने का निर्णय लिया और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए कांग्रेस के आह्वान का विरोध किया। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब पहला ही सही है, दूसरा जो है गलत है। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का नियुक्त किया जाएगा और यह शासन संबंधी योजनाओं की प्रगति का अध्ययन करेगा और उपायों को सुझाएगा। ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को स्टैनली बाल्डविन प्रधानमंत्री के शासनकाल में 7 सदस्यीय एक आयोग की स्थापना की। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे साइमन आयोग कहा गया या साइमन कमीशन कहा गया। इसमें सारे व्यक्ति जो थे वो अंग्रेजी थे। 1927 में मोहम्मद एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर पर और हर रूप में बहिष्कार किया जाएगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के आह्वान का, कांग्रेस के आह्वान का समर्थन करने वालों में हिंदू महासभा के उदारवादी नेता और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का बहुसंख्यक गुट शामिल था, मतलब कि कांग्रेस के आह्वान को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग के भीतर भी 2 गुट थे, उसमें एक जिन्ना के नेतृत्व में कलकत्ता में स्थित था जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, दूसरा मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लाहौर में स्थित था जो सरकार का समर्थन कर रहा था। बॉम्बे विधान परिषद ने डॉक्टर अंबेडकर को साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया और अक्टूबर 1928 में भीमराव अंबेडकर के समक्ष उपस्थित हुए और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से दलित वर्गों के लिए आवश्यक अधिकारों के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। अंबेडकर ने दलित वर्गों की राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समान ही प्रतिनिधित्व की मांग की और वे चाहते थे कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दिए जाते हैं तो दलित वर्गों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएं। और उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने प्रांतीय स्वतंत्रता और केंद्र में द्वैध शासन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, रुद्रम 1 मिसाइल के संदर्भ में विचार करें। रुद्रम 1 मिसाइल के संदर्भ में विचार करें कि यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है
और इसे भूमि समुद्र आधारित प्रणालियों सहित अनेक प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। तो कौन कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब केवल एक कथन तीनों में से सही है, क्योंकि भारत ने अपनी पहली स्वदेशी रूप में विकसित विकिरण रोधी मिसाइल यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया। रुद्रम 1 भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह कई मिशनों के लिए महत्वपूर्ण युद्धास्त्र है। इसका उद्देश्य दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करना है। इसे सुखोई 30 MKI जेट विमानों के लिए बनाया गया है, ठीक है, और जो शत्रु वायु रक्षा समन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पहला कथन जो है सही है। रुद्रम 1 की जो मिसाइल की रेंज है वह 1000 किलोमीटर नहीं है, इसकी रेंज जो है वो 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर, जो दुश्मन के इलाके में जाकर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। वर्तमान में जो रुद्रम को विमान से विशेष रूप से वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इसे भूमि या समुद्र आधारित प्रणालियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि पहला कथन जो है वही सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह स्वतंत्रता तक कांग्रेस के भीतर से संचालित होती रही। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे और इसके सदस्यों को अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल होने से वर्जित किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर केवल एक और दो? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि मई 1934 में समाजवादियों और अन्य वामपंथियों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, नरेंद्र देव और मीनू मसानी जैसे नेता शामिल थे। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी उद्देश्य के प्रति सहानुभूत रहते थे, लेकिन कभी भी इसमें शामिल नहीं हुए। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण के महासचिव बने, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों में अतिशीघ्र लोकप्रिय हुई। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर ही रहकर कार्य करना था तथा कांग्रेस के रुख को समाजवादी कार्यक्रम की ओर मोड़ना था। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य कांग्रेस में रूढ़िवादी दक्षिणपंथी नेताओं के प्रभुत्व को भी कम करना था। मार्च 1948 में कांग्रेस ने पार्टी के संविधान में संशोधन किया, जिसके अनुसार किसी अन्य पार्टी का कोई भी सदस्य कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। इसका संशोधन का उद्देश्य एकमात्र ये था कि जिसमें कांग्रेस के भीतर या बाहर करने वाली पार्टियों को या तो स्वयं को भंग करना होगा या फिर कांग्रेस में विलय करना होगा या फिर कांग्रेस से अलग होने हेतु विवश होना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में सोशलिस्ट पार्टी के पास कांग्रेस छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए दूसरा कथन, पहला कथन जो है सही है। पहला कथन सही है। अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था और सहजानंद सरस्वती को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था। किसान घोषणा पत्र को अगस्त में अपनाया गया। इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषि आय पर क्रमिक आयकर लगाने, सभी काश्तकारों को अधिभोग अधिकार प्रदान करने, ब्याज दरों और कर्ज में कमी जैसी क्रांतिकारी मांगे रखी गई थी। कई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नेता इसमें शामिल हुए और उन क्षेत्रों में इस आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया गया जहां से पहले से मौजूद था, जैसे यूपी, बिहार और उड़ीसा। इसने आंदोलन को अन्य प्रांतों जैसे बंगाल में विस्तारित करने का प्रयास किया, जहां मार्च 1937 में एक प्रांतीय किसान सभा की शुरुआत हुई। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सदस्यों का प्रयास था कि ऑल इंडिया कांग्रेस
जो कांग्रेस का ही अंग बना रहे, ठीक है, और प्रांतीय कांग्रेस समितियों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे जा सके। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।